बड़ी खबर से। छोटे शहर की बड़ी कहानियां। हमने वो देखा जो अनकहा है। अब खबर आपकी उंगलियों पर। खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। जनता की आवाज, हमारी मुहिम। डिजिटल युग की नई आवाज। जनता का भरोसा, जनता की जीत, जनता का मत, ये सारी चीजें जब दावे करती है, हारती है, तो ईवीएम पर सवाल क्यों? आपके लिए सबसे बेहतरीन हमारा प्रयास। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, इंडिया टाउन न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। समय है इंडिया टाउन न्यूज में इस वक्त छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की खबरों का। खबरों को विस्तार से देखने के पहले आइए डालते हैं उन खबरों पर नजर जो बनी है इस वक्त की सुर्खियां। दिल्ली से वापस लौटे सीएम साय, कहा डबल इंजन की सरकार से अब बहेगी विकास की बयार। 12 लाख किसानों को मिलेगा 2 साल का बोनस। 25 दिसंबर को किसानों के खाते में आएगी राशि। उज्जैन में महाकाल के दरबार में लग रहा भक्तों का तांता। नए साल की छुट्टियों के चलते बढ़ रही भक्तों की संख्या। 3 से 4 लाख लोगों की हर रोज आवक। मंदिर प्रशासन ने किए खास इंतजाम। मोहन मंत्रिमंडल के विस्तार की चर्चाएं, देर शाम तक हो सकता है नामों का ऐलान। सीएम के सामने समन्वय को लेकर होगी चुनौती। हर क्षेत्र से दावेदारों के बड़े नामों पर विचार। 2024 पर भी होगी नजर। इंडिया टाउन न्यूज की खबर का बड़ा असर। धान खरीदी केंद्रों में हो रहे जाम को लेकर कलेक्टर ने दिखाई नाराजगी। जल्द उठाव के लिए दिए निर्देश। मिलर्स को भी कहा जल्द लौटाए चावल। और अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय दिल्ली से रायपुर लौटे। मीडिया से चर्चा के दौरान सीएम ने कहा, दिल्ली में हमने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से सौजन्य भेंट की। उन्होंने समृद्ध और भयमुक्त छत्तीसगढ़ बनाने में हमें पूरा सहयोग करने का आश्वासन भी दिया है। वहीं सीएम विष्णुदेव साय ने धान के बोनस को लेकर बड़ा बयान दिया। दिल्ली से रायपुर लौटे सीएम साय ने एयरपोर्ट पर मीडिया से चर्चा करते हुए कहा, छत्तीसगढ़ के विकास के लिए यह सौभाग्य है कि डबल इंजन की सरकार है। अब यहाँ राज्य के विकास के लिए संसाधन की कमी नहीं होगी। इसकी राजधानी दिल्ली में हम और हमारे साथ हमारे दोनों डिप्टी सीएम श्री अरुण साव जी, श्री विजय शर्मा जी के साथ सभी वरिष्ठों के साथ सौजन्य मुलाकात हुई है। तो सभी लोगों ने हम लोगों को आशीर्वाद दिया है, शुभकामनाएं दी हैं और एक समृद्ध छत्तीसगढ़, खुशहाल छत्तीसगढ़ और भयमुक्त छत्तीसगढ़ बनाने में पूरा सहयोग करने का आश्वासन दिया है। वहीं धान के बोनस पर मुख्यमंत्री साय ने कहा, मोदी की गारंटी में भाजपा का वादा था कि छत्तीसगढ़ के करीब 12 लाख किसानों को 2 साल का बोनस देंगे। वहीं उन्होंने कहा कि आप लोगों को बताते हुए यह गौरव हो रहा है कि 25 दिसंबर को छत्तीसगढ़ के निर्माता अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के मौके पर छत्तीसगढ़ के करीब 12 लाख किसान के खाते में 2 साल का बोनस भेजा जाएगा। छत्तीसगढ़ के निर्माता और भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन है, जिसको हम लोग सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं। और मोदी की गारंटी में हम लोगों का वादा था कि 2 साल का बोनस छत्तीसगढ़ के करीब 12 लाख किसानों को देंगे। और आप लोगों को बताते हुए गौरव हो रहा है कि कल पूरे प्रदेश के करीब 12 लाख किसानों को 2 साल का बोनस उनके अकाउंट में भेजा जाएगा। रायपुर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए प्रेम निर्मलकर की रिपोर्ट।
राजधानी रायपुर के ईसाई समुदाय के लोग क्रिसमस की तैयारियों में जुट गए हैं। बैरन बाजार चर्च सहित शहर के अन्य चर्च भी क्रिसमस की तैयारी में जुटे हैं और शहर में क्रिसमस की खरीदारी भी शुरू हो गई है। ईसाई समाज के फादर जोस फिलिप ने इंडिया टाउन न्यूज रायपुर संवाददाता प्रेम निर्मलकर से क्रिसमस की तैयारी को लेकर खास चर्चा की। उन्होंने कहा कि केरोल गीतों की शुरुआत हो चुकी है। इसमें ईसाई गायक मंडली सभी ईसाइयों के घर घर जाकर प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन का शुभ संदेश सुनाती है। त्योहारों को हर्षोल्लास के साथ मनाने घर घर साज सज्जा हो रही है। त्योहार वाले दिन सगे संबंधी, भाई बहन और अन्य रिश्तेदार घर में एकत्रित होते हैं। इस दिन एक दूसरे को नए कपड़े देने का रिवाज है और इसकी खरीदारी अभी से चल रही है। घर की रौनक बढ़ाने के लिए झालर लाइट घरों में लगाई गई है। क्रिसमस करोल गीत गाते हुए हम लोग घर घर जाते हैं, पकवान बनाते हैं, घरों में लोग कपड़े बनाते हैं, घरों को सजाते हैं, घरों के ऊपर तारा लगाते हैं, गिरजाघरों को सजाते हैं, पूजा पाठ में आते हैं। तो इस प्रकार वो बहुत दोनों है, बाकी तैयारियाँ और आंतरिक तैयारियाँ, ये दोनों हमारे लोग करते रहते हैं। शहर में क्रिसमस आइटम की दुकानें भी सज गई हैं। जैसे जैसे क्रिसमस पर्व करीब आ रहा है, घरों की साफ सफाई और रंग बिरंगी सजावट का कार्य भी तेज हो गया है। 2000 ईस्वी पूर्व सामान्य मनुष्य जीवन में जन्म लिया था। हम कभी कभी यह कल्पना नहीं कर पाए कि ईश्वर स्वयं मनुष्य बन जाता है। उन्होंने संदेश दिया कि ईश्वर मनुष्य जीवन में आकर स्वयं को छोटा मानते थे, तो हमें भी अपने आप को किसी से बड़ा और ईश्वर के समान तुलना नहीं करना चाहिए कि स्वयं ईश्वर मनुष्य बन जाता है। और इस तरह से हम यह देखते हैं या यह सीखते हैं कि ईश्वर जो स्वयं को दीनहीन, छोटा, नगण्य मानव बनाते हैं, अर्थात हमें भी स्वयं को छोटा बनना है। हम स्वयं को बड़ा नहीं, हमारे सोच विचार बड़े नहीं, हमारी इच्छाएं बड़े नहीं, परंतु हमें भी उस प्रभु से सीखना है कि हमें स्वयं को कैसे छोटा बनना है। बस सिर्फ इसलिए कि प्रभु यीशु कोई मानवीय रूप या चीज़ या वस्तु में नहीं आएंगे, परंतु हमारे मन मंदिर में आएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने मन को साफ करें, सोच विचारों को साफ करें, उनकी वचनों को हम स्वीकार करें, उनकी बातों को हम विश्वास करें, तब जाकर हम सही रूप में उस प्रभु यीशु के जन्मदिवस को हम मना सकते हैं। राजधानी रायपुर के बैरन बाजार स्थित गिरजाघर प्राचीन काल से बना हुआ है। सन 1982 में नए चर्च का निर्माण हुआ था। बैरन बाजार चर्च के सेक्रेटरी निकलेस सिंह ने बताया कि दिसंबर महीना ईसाई समुदाय के लोगों के लिए बेहद खास होता है। 6 दिसंबर से ही अलग अलग स्तर पर तैयारियां शुरू हो जाती हैं। 25 दिसंबर तक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। चर्च तो प्राचीन काल का है, बहुत पहले से, जब मैं पैदा नहीं हुआ तब का है। उसके बाद में 1982 में नया चर्च बन के तैयार हुआ है ना। इसका ओपनिंग हुआ था 1982 को। उसके बाद से ये चर्च चले आ रहे हैं। बराबर से लोग आते हैं, दर्शन करने आते हैं, और काफ़ी लोगों, जब से हमारे पास में अभी बाल गोपाल यहाँ हॉस्पिटल बना है, तब से लोग अपने मन्नत मुराद लेके आते हैं इस ग्रोटो के पास में, और उनकी मनोकामना पूरी होती है इस चर्च में करके वो लोग ज़्यादा आते हैं। और अधिकांश हिंदू लोग भी हमारे चर्च में बहुत आते हैं। चर्च में केरोल गीतों की शुरुआत के साथ सभी समाज के लोगों को संदेश दिया जाता है कि 25 दिसंबर प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ था। इसके लिए उसका प्रतीक ग्रिप और क्रिसमस ट्री का डेकोरेशन कर बनाया जाता है। साथ ही चर्च में युवाओं के द्वारा काफी उत्साह के साथ डेकोरेशन को लेकर नई नई थीम बनाकर चर्च को सजाया जाता है। कल रात में हम लोगों का मास होता है, जो प्रेयर होता है, मेन पूजा जो होता है बोलते हैं, वो कल होगा शाम रात में 11 बजे से स्टार्ट, जिसमें हमारे सबसे जो बड़े गुरु होते हैं वो आके उसमें हमारे साथ सहभागी होते हैं, और उनके मार्गदर्शन में वो पूजा कंप्लीट किया जाता है, जिसमें कैरल्स होते हैं, गाने होते हैं। उसके बाद थोड़ा सा युवाएं हैं, तो साल में एक बार त्यौहार आता है, तो थोड़ा नाच गाना मस्ती सब यहाँ पे डांस वांस करके फिर अपने अपने घर। क्रिसमस की तैयारी को लेकर के चर्च में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, जैसे केरोल सिंगिंग, केरोल डांस के साथ साथ समाज के सभी वर्ग के लोग जन्म उत्सव मनाने एवं लोगों में जन जागरूकता लाने के लिए 17 दिसंबर को रायपुर के सभी मसीह समाज द्वारा जुलूस रैली निकाली गई। क्रिसमस के त्यौहार के दौरान हम लोग विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम जैसे कि कैरल सिंगिंग कंपटीशन और कैरल सिंगिंग ग्रुप डांस कंपटीशन रखते हैं, ताकि इसके द्वारा सभी युवाओं को और सभी परिवारों को हमारे प्रभु यीशु मसीह का जन्म का संदेश पहुँचे। तो हम सभी घरों में जाकर अपने और रैली वगैरह निकाल कर हम अपने प्रभु यीशु का प्रचार करते हैं कि वो जन्म लेने वाले हैं। 25 दिसंबर को वो जन्मे हैं हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए। सजावट को लेकर के हम लोग सभी युवा एक साथ मिलकर डिसाइड करते हैं कि कैसे कैसे हम लोग क्या करने वाले हैं। उसी हिसाब से डेट फिक्स होता है, फिर सबके घर घर जाके हम लोग इनविटेशन देते हैं
कि क्रिसमस आने वाला है, हमारे जीसस जन्म लेने वाले हैं। फिर उसी के साथ हम लोग डेकोरेशन बांटते हैं एक दूसरे को कि कैसे कैसे यहाँ का क्या क्या डेकोरेशन डिसाइड हो रहा है, क्या क्या अच्छा दिखेगा। ईसाई समाज के युवाओं के द्वारा 25 दिसंबर को प्रभु यीशु के जन्मदिन मनाने के लिए काफी उत्साह भी देखने को मिला। बाजार में क्रिसमस की खरीदी जोरों पे चल रही है। ईसाई गायक मंडली सभी ईसाइयों के घर जा जाकर प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन का शुभ संदेश सुनाती है। परिवार वालों के साथ गाना गाती हैं और प्रार्थना करती हैं। फिर चर्च की साफ सफाई और सजावट को लेकर भी काम किया गया है। 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाने के लिए बहुत ज्यादा उत्साह भी है। रायपुर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए प्रेम निर्मलकर की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी बदले जाने पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि धीरे धीरे प्रदेश में कांग्रेस अप्रासंगिक हो रही है। प्रभारी बदलने से कोई लाभ नहीं होगा। आज कांग्रेस में भगदड़ की स्थिति है। लोकसभा में भाजपा 11 की 11 सीटें जीतेगी। नरेंद्र मोदी एक बार फिर प्रधानमंत्री बनेंगे। दिल्ली से लौटने के बाद एयरपोर्ट पर पत्रकारों से चर्चा में उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि सरकार गठन के बाद पहली बार दिल्ली जाना हुआ। प्रधानमंत्री समेत केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात हुई। भेंट के दौरान प्रदेश से संबंधित अनेक विषयों पर चर्चा हुई। केंद्र के सहयोग से छत्तीसगढ़ की खुशहाली के लिए काम करेंगे। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद मंत्रियों को विभागों के बंटवारे पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि मंत्रिमंडल का गठन करना और विभाग निर्धारित करना मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है। जल्द ही मंत्रियों के विभाग का आवंटन हो जाएगा। वहीं लोकसभा चुनावों के लिए पदाधिकारियों को मिले टारगेट पर कहा कि विधानसभा चुनाव में भाजपा को वोट प्रतिशत और सीटों के हिसाब से ऐतिहासिक जीत मिली है। जनता की इच्छा की पूर्ति के लिए ताकत से काम करेंगे। आगे विपक्ष पर निशाना साधते हुए उप मुख्यमंत्री साव ने कहा कि मोदी विरोध के उत्साह में देश का विरोध करने में विपक्षी दल नहीं चूक रहे। विपक्ष देश के हितों के विपरीत काम कर रहा है। लोकसभा चुनाव में जनता कड़ा सबक सिखाने वाली है। पहली बार दिल्ली जाना हुआ। वस्तुतः यह सौजन्य भेंट थी सरकार बनने के बाद, परंतु भेंट के दौरान प्रदेश से संबंधित अनेक विषयों पर चर्चा बातचीत हुई है। सकारात्मक चर्चा हुई है, उत्साहजनक चर्चा हुई है। केंद्र सरकार के सहयोग से हम छत्तीसगढ़ की खुशहाली और तरक्की के लिए काम करेंगे। बहुत ही उत्साहजनक भेंट रही है। बहुत अच्छा मार्गदर्शन मिला है जिसका लाभ छत्तीसगढ़ की संपूर्ण जनता को मिलने वाला है। माननीय मुख्यमंत्री जी का यह विशेषाधिकार है मंत्रिमंडल का गठन करना, मंत्रियों के विभाग निर्धारित करना, पर मुझे लगता है कि बहुत जल्दी मंत्रियों के विभागों का आवंटन हो जाएगा। विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक जीत मिली है, वोट प्रतिशत के भी हिसाब से, सीटों के हिसाब से, और मेरे लिए गौरव का विषय है कि इस दौरान मैं प्रदेश अध्यक्ष के रूप में काम कर रहा हूं। छत्तीसगढ़ की जनता ने हमें भारी बहुमत दिया है। जनता की इच्छा और आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए पूरी ताकत से काम करेंगे। जिस प्रकार से आज कांग्रेस में भगदड़ की स्थिति है, जूतम पैजार हो रहा है, प्रभारी बदलने से भी कोई लाभ नहीं होगा। आने वाले लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ में 11 की 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। रायपुर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए प्रेम निर्मलकर की रिपोर्ट। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के पहले इंदौर दौरे को लेकर युद्ध स्तर पर तैयारियां हो रही हैं। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय कनकेश्वरी गरबा मैदान स्थित कार्यक्रम स्थल पहुंचे, जहां उन्होंने तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान कैलाश विजयवर्गीय ने एक बार फिर कांग्रेस और उनके सहयोगी गठबंधन दलों के साथ नेताओं पर निशाना साधा। सीएम का कार्यक्रम कनकेश्वरी गरबा मैदान पर होगा। दौरे के मद्देनजर तैयारियों का जायजा लेने पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय कार्यक्रम स्थल पहुंचे। व्यवस्थाओं को लेकर अधिकारियों से चर्चा की और कई निर्देश भी दिए। यहां सीएम हुकुमचंद मिल श्रमिकों को राशि वितरित करेंगे। साथ ही करीब 1100 करोड़ की लागत वाले नर्मदा के चौथे चरण की भी घोषणा करेंगे। इसके अलावा करीब 450 करोड़ के विकास कार्यों के भूमि पूजन और लोकार्पण करेंगे। कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये निर्देश दिए हैं कि कल स्वागत समारोह नहीं रखे, मजदूरों का कार्यक्रम है, इसलिए मजदूरों को पहले हम सौगात देंगे, उसके बाद कभी हम आएंगे तो फिर स्वागत करा देंगे। इसलिए सिर्फ एक ही कार्यक्रम के लिए आ रहे हैं और हम कोशिश करेंगे कि इंदौर की मर्यादा, इंदौर की परंपरा के अनुरूप
कम से कम इस पंडाल में तो उनका स्वागत हो। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि हुकमचंद मिल की लड़ाई हुकमचंद मिल के मजदूरों ने लड़ी। मजदूरों को राशि का चेक वितरण किया जाएगा। 1 महीने के अंदर लगभग उनके खाते में वो चेक पहुंच जाएगा। मुझे उम्मीद है कि एक मजदूरों की बहुत बड़ी लड़ाई इंदौर शहर ने जीती। इस दौरान भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने एक बार फिर से विपक्ष के नेताओं को आड़े हाथों लिया। डीएमके सांसद दयानिधि मारन के बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए विजयवर्गीय ने कहा कि कुछ लोग देश को तोड़ना चाहते हैं, अब इनके चेहरे बेनकाब हो रहे हैं। ये लोग घमंडिया गठबंधन के सदस्य हैं, साथ ही देश तोड़ने की बात करते हैं, लेकिन कांग्रेस चुप रहती है। देखिए, कुछ लोग हैं इस देश के अंदर जो देश को तोड़ना चाहते हैं, पर हम जोड़ना चाहते हैं। ये तोड़ने वालों के चेहरे बेनकाब हो रहे हैं। ये घमंडिया गठबंधन के सदस्य हैं। मुझे दुख होता है कि इस प्रकार की देश तोड़ने की बात होती है और कांग्रेस चुप बैठी रहती है। मैं मारन के इस बयान की निंदा करता हूं। विजयवर्गीय ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि बालहट अच्छा नहीं है, अभी तक राहुल जी का बचपना नहीं गया है, पूरे विपक्ष की स्थिति बचकाना है। बालहट अच्छा नहीं है, अभी तक राहुल जी का बचपना नहीं गया है। पार्लियामेंट पूरी की पूरी जवाबदारी लोकसभा अध्यक्ष की रहती है। उन्होंने जांच समिति बैठा दी, जांच समिति की रिपोर्ट आएगी, जब तक रुकना चाहिए उनको। गृह मंत्री का क्षेत्र नहीं हो तो गृह मंत्री बयान कैसे देंगे? इसलिए बचकाना जो स्थिति है विपक्ष की, उसकी सर्वत्र निंदा हो रही है। विजयवर्गीय ने 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का दिन ऐतिहासिक होगा। उन्होंने कहा कि 500 साल से बनी समस्या उसका पीएम मोदी के रहते हुए निराकरण हुआ है, इसलिए यह दिन महत्वपूर्ण है। नहीं, आप देखेंगे ये जनता का उत्सव रहेगा और जनता प्लान करेगी। हमें उम्मीद है जिस तरीके से जनता की तैयारी चल रही है, तो ये ऐतिहासिक दिन होगा 22 जनवरी। इंदौर भी पूरा भगवा रंग में रंगा होगा और हर मंदिर में पूजा पाठ घंटान बजेगी। विजयवर्गीय इंदौर में सीएम डॉक्टर मोहन यादव के दौरे को लेकर निरीक्षण के दौरान मीडिया से चर्चा कर रहे थे। इस दौरान भाजपा के कई नेता उनके साथ मौजूद रहे। इंदौर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए भी देवाशीष की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में भाजपा की सत्ता में काबिज होने के बाद नए प्रदेश अध्यक्ष व मंत्रिमंडल का गठन हो चुका है। भाजपा ने जगदलपुर सीट से जीत कर आने वाले विधायक किरण देव को अपना नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है, तो वहीं पूर्व मंत्री रहे केदार कश्यप को फिर से एक बार मंत्रिमंडल में जगह मिली है। नए प्रदेश अध्यक्ष पदभार ग्रहण करने के बाद पहली बार दोनों बस्तर के प्रवेश द्वार कांकेर पहुंचे, जिनका कार्यकर्ताओं ने फूलमाला और आतिशबाजी के साथ लड्डू से तोला। इस दौरान किरण देव ने लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि पिछले लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ से बस्तर और कोरबा की सीट भाजपा के खाते में नहीं आई थी, लेकिन इस बार प्रदेश की जनता के आशीर्वाद से प्रदेश की सभी 11 सीट भाजपा जीत कर आएगी। किरण देव ने कहा कि भाजपा की एक रीत रही है कि भाजपा जो कहती है वो करती है, इसलिए इस बार विधानसभा चुनाव में जनता के प्यार और आशीर्वाद से भाजपा की सरकार चुनकर आई है। एक ही लक्ष्य है भारतीय जनता पार्टी का कि इस बार लोकसभा में जो हमारी 2 सीट बच गई थी, बस्तर और कोरबा, और इस कुल मिला के 11 की 11 सीट भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में जीत के आई। और विधानसभा चुनाव में हमारे छत्तीसगढ़ की शानदार जनता ने बहुत ही विश्वास व्यक्त किया है और स्वाभाविक रूप से और उनका प्यार, इसमें बड़ों का आशीर्वाद और निरंतर लोकसभा में भी मिलेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। कांकेर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए तामेश्वर कुमार की रिपोर्ट। भोपाल स्थित स्केचर्स कंपनी के जूते चप्पल के शोरूम में देर रात को भीषण आग लग गई, जिससे पूरे मार्केट क्षेत्र में हड़कंप मच गया। वहीं दमकल मौके पर पहुंची और आग को बुझाना शुरू कर दिया था, लेकिन दमकल कर्मियों को आग बुझाने में दिक्कत आ रही थी, जिससे जेसीबी की मदद से शोरूम के सामने का हिस्सा तोड़कर जगह बनानी पड़ी। तब जाकर कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। भोपाल के 10 नंबर स्थित स्केचर्स कंपनी के जूते चप्पल के शोरूम में अचानक आग लगने से इलाके में सनसनी फैल गई। आग लगने से कई और दुकानें भी उसकी चपेट में आ गई, जिसकी वजह से मार्केट के कई दुकानदार मौके पर पहुंच गए और आग बुझाने का प्रयास करने लगे। वहीं कई दमकल की मदद से आग पर काबू पाया गया। फायर ब्रिगेड से मिली जानकारी के अनुसार 10 नंबर मार्केट में जूते चप्पल की विदेशी कंपनी स्केचर्स का शोरूम स्थित है।
स्थानीय लोगों द्वारा रात को सूचना दी गई कि शोरूम से धुआं निकलने के साथ ही आग की लपटें उठ रही हैं। यदि समय रहते नहीं बुझाया गया तो आग बढ़ जाएगी। इससे माता मंदिर, न्यू मार्केट, पुल बोगदा स्थित फायर स्टेशनों से दमकलें रवाना की गई। शोरूम पहली मंजिल पर स्थित है और अंदर जाना मुश्किल हो गया था, जिसकी वजह से बिल्डिंग के आगे का हिस्सा तोड़ना पड़ा, तब जाकर आग पर काबू पाया गया। भोपाल से इंडिया टाउन न्यूज के लिए फरहान खान की रिपोर्ट। मोहन मंत्रिमंडल के विस्तार पर आज शाम तक ऐलान होने की संभावना बताई जा रही है। मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने वाले नामों को लेकर तरह तरह के कयास लगाए जाने लगे हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि पुराने कई नामों को नए मंत्रिमंडल से बाहर रखा जाएगा, वहीं कई नए नामों को इसमें जगह देकर नई ऊर्जा से काम करने की राह आसान की जाएगी। आपको बता दें कि जयंत मलैया, नागेंद्र सिंह नागौद, अजय बिश्नोई, भूपेंद्र सिंह, ओम प्रकाश ध्रुवे, करण सिंह वर्मा, अर्चना चिटनीस, विजय शाह, डॉक्टर सीता सरन शर्मा, उषा ठाकुर, ललिता यादव, प्रद्युमन सिंह तोमर और बीसाहूलाल सिंह का नाम लिया जा रहा है। इन नामों को मंत्री पद की रेस से बाहर ही माना जा रहा है। इस बार मंत्रिमंडल में फ्रेश चेहरे दिख सकते हैं। पिछली बार प्रोटेम स्पीकर रहे रामेश्वर शर्मा, जो बड़ी जीत हासिल करके विधानसभा पहुंचे हैं, भोपाल जिले के विधानसभाओं में से ही विष्णु खत्री और कृष्णा गौर चेहरा हो सकते हैं। हर जगह सवाल ये है कि मोहन यादव की रणनीति क्या होगी। कुछ और सीनियर विधायक भी अपनी दावेदारी जता सकते हैं। ऐसे में नए नए मुख्यमंत्री बने मोहन यादव की रणनीति क्या होगी, उनकी कैबिनेट में किस तरह नए और पुराने चेहरे, सीनियर और जूनियर विधायकों का तालमेल बिठाया जाता है, किस तरह अहम विभाग से लेकर कमजोर विभाग का बंटवारा होता है, वो फैसले देखने लायक होंगे, जो मोहन यादव का राजनीतिक कौशल का आईना भी बनेंगे। राजधानी भोपाल से इंडिया टाउन न्यूज के लिए फरहान खान की रिपोर्ट। एकलव्य आवासीय कन्या छात्रावास की छात्राएं आज डिंडौरी कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंची, जहां उन्होंने कलेक्टर विकास मिश्रा से मुलाकात कर अपनी समस्याएं से अवगत कराया। वहीं छात्रावास अधीक्षिका को हटाने की मांग की। डिंडौरी जिले के करंजिया विकास खंड के एकलव्य आवासीय कन्या छात्रावास की लगभग 50 छात्राएं 80 किलोमीटर यात्री बस से डिंडौरी पहुंची और कलेक्ट्रेट कार्यालय में कलेक्टर विकास मिश्रा से मुलाकात कर अपनी समस्याएं से अवगत करते हुए छात्रावास अधीक्षिका को हटाने की मांग की। हम चाहते हैं कि अधीक्षिका मैम चेंज हो, लेकिन ये नहीं चाहते कि उन्हें कुछ नहीं, हम चाहते हैं कि उन्हें टीचिंग लाइन दी जाए और अधीक्षिका हमें दूसरी चेंज करा के दी जाए और फिर मैम को टीचिंग लाइन दी जाए। ये है हमारी डिमांड। अभी कलेक्टर साहब के द्वारा क्या आश्वासन दिए कि सर जो भी हमारी समस्या है उनका समाधान करेंगे, वो आएंगे एक बार। कलेक्टर विकास मिश्रा ने सभी छात्राओं से चर्चा कर वरिष्ठ अधिकारी से जांच करने और अधीक्षिका को हटाने के निर्देश दिए। एकलव्य आवासीय विद्यालय रूसा करंजिया के कुछ बच्चियां आई हुई थी, उनके द्वारा भोजन संबंधी, वार्डन के व्यवहार संबंधी कुछ शिकायतें थी। उनकी शिकायतों को विस्तार से सुना और कलेक्टर महोदय ने उनकी शिकायतों को सुना और एक अधिकारी को निर्देशित किया है कि वो जाकर उसकी जांच करें और उनके जो भावनाएं हैं उनको हम बयान के रूप में यहाँ पे अंकित भी किया जा रहा है और मौके पर जाके इसकी जांच कराई जाएगी और जो भी उस वर्तमान व्यवस्था में जो सुधार संभव है वो अवश्य किया जाएगा। डिंडौरी से इंडिया टाउन न्यूज के लिए अमित सेन की रिपोर्ट। नववर्ष के आरंभ होने से पहले ही शासकीय अवकाश के कारण देश भर से लाखों की संख्या में रोजाना श्रद्धालु बाबा महाकाल के दर्शन करने पहुंच रहे हैं, जिसको लेकर मंदिर समिति द्वारा पूर्व में ही सारी तैयारियां शुरू कर ली गई हैं। वहीं प्रतिदिन 3 लाख से 4 लाख लोग महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन करने आते हैं। महाकालेश्वर मंदिर प्रशासन संदीप सोनी की माने तो प्रतिवर्ष नववर्ष के अवसर पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु बाबा महाकालेश्वर के दर्शन करने आते हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए मंदिर समिति द्वारा सारी तैयारियां कर ली गई हैं। मंदिर के सभी मार्गों से होते हुए दर्शनार्थी मानसरोवर द्वार पर सुगमता से पहुंच सके, इसको लेकर सारे इंतजाम कर लिए गए हैं। सिक्योरिटी हमारी ज्यादा लगी हुई है, जिससे कि मंदिर तक व्यवस्थित तरीके से आसानी से श्रद्धालु पहुंच जाए। आप जैसे मंदिर में मानसरोवर से एंटर करते हैं तो वहाँ पर लाइन चलाने के लिए पानी की व्यवस्था है और दूसरी यूटिलिटीज है। जब आप और कोशिश हमारी पूरी रहती है कि हर व्यक्ति के दर्शन 2 बार हो जाए। आप कार्तिक मंडपम में आएंगे, दर्शन करेंगे, फिर नीचे गणेश मंडपम से दर्शन करके बाहर निकलें। इस पूरी जगह पर जो हमारा रेगुलर डिप्लॉयमेंट रहता है उससे लगभग 1.5 गुना हमारा डिप्लॉयमेंट है, चाहे वो लाइन चलाने वालों का, सिक्योरिटी का हो और जो हमारे मंदिर या बाहर के ऑफिसर्स हैं वो।
प्रातःकाल होने वाली भस्म आरती में चलित भस्म आरती की व्यवस्था से 10 से 20 हजार श्रद्धालु को भस्म आरती के दर्शन करवाए गए। 31 दिसंबर व 1 जनवरी को लेकर एक पृथक व्यवस्था की जाएगी, जिसकी जानकारी मीडिया के माध्यम से जनहित में जारी किया गया। भस्म आरती बाबा महाकाल की हर व्यक्ति करना चाहता है, लेकिन जो बिठाने की व्यवस्था हमारी वो 2000 लोगों की है। इसी कारण हमने पिछले साल से चलित भस्म आरती पर दोबारा प्रेशर दिया है और सभी लोगों से आह्वान करते हैं कि यदि आप नहीं कर पा रहे हैं भस्म आरती तो चलित भस्म आरती में आइए। चलित भस्म आरती हम लगभग 4:15 साढ़े 4 बजे शुरू कर देते हैं और कार्तिक मंडप की जो शुरू ऊपर की 2-3 रोज हैं, 4 रोज वो चलित भस्म आरती के लिए रहती है। आज भी हम बात करें तो लगभग 15 से 20 हजार लोगों ने चलित भस्म आरती में दर्शन किए हैं। आने वाले दिनों में स्पेशली जब हमारा ईयर एंड रहेगा, नव वर्ष का प्रारंभ रहेगा, उस दिन ज्यादा संख्या रहेगी, तो उस दिन के लिए जैसे हमने महाशिवरात्रि व्यवस्था की थी, कार्तिक मंडप पूरा खाली रहेगा, जिससे कि हम अधिक से अधिक लोगों को चलित भस्म आरती में दर्शन करा। वहीं देश विदेश से आए हुए श्रद्धालुओं ने बताया कि मंदिर समिति द्वारा अच्छी व्यवस्था की गई है। बाबा महाकालेश्वर के 1.5 से 2 घंटे में आराम से दर्शन हो रहे हैं और हमें यहाँ कम से कम 2-3 घंटे लग गए दर्शन में, लेकिन न्यू ईयर आ रहा है तो हमारा न्यू ईयर बहुत अच्छे से जाए इसलिए हम यहाँ आए हैं और बहुत टाइम से हमारा सपना था महादेव के दर्शन करने, तो बहुत अच्छे से महादेव के दर्शन हो गए। भीड़ बहुत ज़्यादा है, एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा थी, तो भीड़ को भी निगलेक्ट करते हुए दर्शन बहुत अच्छे से हुए, तो बहुत ही अच्छा लगा। कितना टाइम लगा आपको यहाँ पे दर्शन? हम 11 साढ़े 11 बजे लाइन में लग गए थे, तो अब ये देख लीजिए आप 1:45 बज गए हैं, तो 3-4 घंटे लग गए हैं। कैसा लगा आपको दर्शन? बहुत बढ़िया लगा, भोले बाबा के दर्शन हो गए, बहुत ही अच्छा लगा। बाबा महाकाल के हम दर्शन करने आए हैं, नव वर्ष आ रहा है इसलिए हमारा नव वर्ष अच्छे से बीते, इसकी कामना से हम बाबा महाकाल को प्रणाम करने आए हैं। और आज देखा जाए तो काफ़ी भीड़ है और बहुत अच्छी व्यवस्था है, बहुत अच्छे से दर्शन भी हुए और सभी लोगों के अच्छे से दर्शन हो रहे हैं, सबका नव वर्ष अच्छे से बीते, इसी कामना के साथ सबको जय श्री महाकाल। उज्जैन से इंडिया टाउन न्यूज के लिए प्रियंक की रिपोर्ट। अब वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे देश प्रदेश से जुड़ी कुछ और खबरें। मिलिए सबसे बड़ी खबर से। छोटे शहर की बड़ी कहानियां। हमने वो देखा जो अनकहा है। अब खबर आपकी उंगलियों पर। खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। जनता की आवाज हमारी मुहिम। डिजिटल युग की नई आवाज। जनता का भरोसा, जनता की जीत, जनता का मत, ये सारी चीजें जब दावे करती है, हारती है, तो ईवीएम पर सवाल क्यों? आपके लिए सबसे बेहतरीन हमारा प्रयास। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। दुर्ग जिले के 102 उपार्जन केंद्रों में रोज 1 लाख क्विंटल धान जाम हो रही है। इंडिया टाउन न्यूज के इस खबर को प्रमुखता से दिखाने के बाद कलेक्टर पुष्पेंद्र कुमार मीणा ने जिले के राइस मिलर्स की बैठक ली। उन्होंने मिलर्स द्वारा धान का उठाव नहीं किए जाने पर नाराजगी जताई और हर हाल में क्षमता के अनुरूप उठाव व कस्टम मिलिंग कर चावल जमा करने का हिदायत दिया है। इन दिनों खरीदी केंद्रों में धान की बम्पर आवक हो रही है। दुर्ग जिले के 102 खरीदी केंद्रों में इस समय हर दिन करीब 1,58,000 क्विंटल धान की आवक हो रही है। इसके विपरीत करीब 55,000 क्विंटल धान का उठाव हो रहा है। इस तरह करीब 1 लाख क्विंटल धान हर दिन खरीदी केंद्रों में जाम हो रहे हैं। दूसरी ओर जिले में करीब 165 राइस मिलें हैं। इनमें से इस बार 163 मिलर्स ने कस्टम मिलिंग के लिए धान का उठाव करने खाद्य विभाग में पंजीयन कराया है। इनमें से केवल 73 मिलर्स ही इस समय धान का उठाव कर रहे हैं। धान के उठाव के साथ कस्टम मिलिंग का चावल जमा कराने की रफ्तार भी बेहद धीमी है। इंडिया टाउन न्यूज इस खबर को लगातार प्रमुखता से दिखा रहा है। कलेक्टर पुष्पेंद्र मीणा ने मिलर्स की बैठक में धान के उठाव और कस्टम मिलिंग का चावल जमा कराने की स्थिति की समीक्षा ली। इसमें धान के उठाव की स्थिति बेहद खराब पाई गई। इस पर कलेक्टर ने नाराजगी जाहिर की है और धान उठाव के निर्देश दिए। जिले में अब तक 22,94,413 क्विंटल धान की खरीदी हो चुकी है। अब तक महज 47% धान का उठाव हो पाया है। मिलर्स ने 10,94,554 क्विंटल का उठाव किया है।
वहीं 11,99,000 क्विंटल से ज्यादा धान खरीदी केंद्रों में भंडारित है। जिले के 102 केंद्रों में धान की खरीदी की जा रही है। जिला सहकारी बैंक के अधिकारियों की माने तो धान के समयबद्ध उठाव नहीं होने से करीब 75% केंद्रों में ओवर स्टॉक हो गया है। अधिकतर खरीदी केंद्रों का बफर लिमिट 5 से 10,000 क्विंटल है, जबकि यहां 40 से 50,000 क्विंटल तक धान भंडारित हो चुका है। सहकारी समितियों को धान खरीदी के एवज में प्रासंगिक व्यय के रूप में 9 रुपए व सुरक्षा भंडारण के लिए 3 रुपए प्रति क्विंटल यानी कुल 12 रुपए दिया जाता है। यह 72 घंटे के भीतर उठाव के नियम को ध्यान में रखकर तय किया गया है, लेकिन ज्यादा दिन तक भंडारित होने से खर्च भी बढ़ना स्वाभाविक है। समितियों को ऐसे में भंडारण और सुरक्षा में अतिरिक्त खर्च करना पड़ता है। वहीं इधर पिछले खरीदी सीजन में धान का उठाव करने वाले कई मिलर्स ने अब तक कस्टम मिलिंग का चावल जमा नहीं कराया है। इन मिलर्स को भी धान के उठाव का अवसर दिया जा रहा है। इसके बाद भी मिलर्स चावल जमा नहीं करा रहे हैं। कलेक्टर ने इस पर भी नाराजगी जताई। अभी खरीदी एकदम स्मूथली चल रही है, कहीं कोई ऐसी परेशानी कोई परेशानी ऐसी आ नहीं रही है। बस ये है कि कुछ समितियों में जहाँ पर धान का भंडारण ज़्यादा हो गया है वहाँ से भी थोड़ा उठाव की स्पीड को भी हमें बढ़ाना है। बाकी कहीं कोई इशू नहीं है, किसानों का धान समय पर पूरा लिया जाए। इसके अलावा कलेक्टर ने बैठक में मिलर्स की अनुपस्थिति को भी गंभीरता से लिया व ऐसे मिलर्स के लिए चेतावनी भी जारी किया है। वहीं दुर्ग कलेक्टर पुष्पेंद्र कुमार मीणा ने कहा कि केवल 73% धान उठाव कर रहे हैं, हमें इसे 100% तक ले जाना होगा, नहीं तो धान खरीदी प्रभावित हो सकती है। इसीलिए राइस मिलर्स को बुलाकर बैठक की गई, उनकी समस्याओं को जानने की कोशिश की। कई राइस मिलर ऐसे भी थे जिनके पास वैलिड रीजन नहीं था, केवल काम को लेकर ही अनदेखा कर रहे हैं। उन सभी राइस मिलर्स को नोटिस भी जारी कर दिया जाएगा। अभी हमारा डीओ के अगेंस्ट में 73% के आसपास हमारा उठाव है और इसको हमें 100% पे ले जाना होगा, नहीं तो धान खरीदी से प्रभावित हो सकती है। तो इसीलिए राइस मिलर्स को सभी को बुला के सभी के साथ में बात की, उनकी समस्याओं को जानने की कोशिश की। तो उनके जो वैलिड पॉइंट्स थे उन पे हमारे जो कंसर्निंग अधिकारी हैं उन सभी को बताया गया है कि इन प्रॉब्लम्स को हमें दूर करना है। बट साथ में कई सारे राइस मिलर्स ऐसे थे जिनके पास में कोई वैलिड कोई रीज़न था नहीं और केवल काम को ही थोड़ा देखा कर रहे थे। तो उनको नोटिस भी जारी कर रहे हैं हम लोग और उम्मीद कर रहे हैं कि जो धान का उठाव है समितियों से उसमें भी गति आएगी। दुर्ग से इंडिया टाउन न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। सूरजपुर जिले के पुलिस कप्तान बने टीचर कोचिंग सेंटर में पहुंचकर कोचिंग ले रहे बच्चों की क्लास ली। जिला प्रशासन सूरजपुर के द्वारा अरुणोदय करियर इंस्टीट्यूट कोचिंग क्लासेस के माध्यम से कराई जा रही कोचिंग काफी अच्छी पहल है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे आ रहे हैं और पीएससी प्रतियोगिता जैसे कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। जिले के पुलिस कप्तान आई कल्याण एलिसेला भी उनके बीच पहुंचे और उन्हें पढ़ाई को लेकर टिप्स दिया। छात्रों के कई तरह से डाउट्स को भी दूर किया। उन्होंने अपनी पढ़ाई की लाइफ के बारे में बताते हुए पीएससी फाइट कैसे करना है उसके बारे में बताया। पुलिस कप्तान ने बताया कि 150 से ऊपर स्टूडेंट यहां पर कोचिंग ले रहे हैं जो काफी टैलेंटेड हैं। आने वाले समय में सूरजपुर से कई बच्चे पीएससी प्रतियोगिता जैसे एग्जाम्स में अच्छे रैंक लेकर आएंगे, जो दूसरे बच्चों के लिए एक प्रेरणादायक कदम होगा। करीब 150 बच्चे आए थे और उनके कई सारे डाउट्स के बारे में भी बात हुई थी, कैसे प्रिपेयर करना है और कैसे प्रेशर डील करना है, इस तरह के टॉपिक्स पर चर्चा हुई। इन बच्चों में सीखने की और अच्छा करने की जो इच्छा है वो बहुत हार्टनिंग था और इन सब से मेरी इंटरेक्शन हुआ और इनको मैंने जिला प्रशासन की तरफ से और जिला पुलिस की तरफ से जो भी सहयोग है जो संभव है वो पूरी तरह यहाँ से किया जाए। वहीं एसपी को टीचर के रूप में देखकर और उनसे टिप्स लेकर कोचिंग ले रहे छात्र छात्राएं काफी खुश नजर आए और कहा कि उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। आज हमको यहाँ पर एक एसपी सर अपना एक्सपीरियंस शेयर करने आए थे एंड उन्होंने बताया कि हमें अपना किस टॉपिक को कितना टाइम देना चाहिए या कि फिर आपको एग्जाम लिखने में क्या कितना टाइम लगेगा, आप टाइम मैनेजमेंट पे मेनली फोकस करो। और उन्होंने हमें अपने एक्सपीरियंस से बताया कि मेंस के लिए कैसे प्रिपेयर होना चाहिए, प्रीलिम्स के लिए कैसे प्रिपेयर करना चाहिए एंड इंटरव्यू से रिलेटेड बहुत सारे फैक्ट्स बताए। डेट वो आपका एक पर्सनैलिटी टेस्ट होता है, ना ही कि आपकी नॉलेज टेस्ट करते हैं इंटरव्यू में। सूरजपुर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए एजाज अहमद की रिपोर्ट।
मध्य प्रदेश सरकार महिलाओं को स्वास्थ्य सुविधा देने के लिए कितने भी बड़े बड़े वादे कर ले, वहीं करोड़ों रुपए पानी की तरह बहा दे, लेकिन धरातल पर यह स्वास्थ्य सुविधा पूरी तरह से ध्वस्तहीन नजर आ रहा है। ऐसे ही मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है, देखिए इस रिपोर्ट में। ऐसा ही एक मामला बीती रात जिला अस्पताल में आया, जहां कड़कड़ाती सर्दी के बीच परिसर की फर्श पर एक प्रसूता ने नवजात को जन्म दिया। इस दौरान प्रसूता के साथ आई महिलाओं ने ही प्रसव में मदद की। हालांकि जिला अस्पताल में जिम्मेदार नर्सिंग स्टाफ मदद करने तक नहीं पहुंचा। प्रसूता की डिलीवरी होने के बाद परिजनों की ओर से सूचना दी गई। इसके बाद जच्चा बच्चा को नर्सिंग स्टाफ ने वार्ड में भर्ती कराया। जानकारी के मुताबिक सिरसौद थाना क्षेत्र के खोरगार गांव में रहने वाली रजन देवी जाटव को प्रसव पीड़ा के बाद रात करीब 1 बजे जिला अस्पताल में भर्ती कराने लाया गया था। हालांकि डॉक्टर के केबिन से पहुंचने से पहले ही प्रसूता ने जिला अस्पताल की गैलरी में नवजात को जन्म दे दिया। रजन देवी की सास सवोत्रा जाटव ने बताया कि बहू की डिलीवरी होने के बाद स्टाफ को सूचना लगी थी। इसके बाद स्टाफ ने ही जच्चा बच्चा को वार्ड में भर्ती किया। हालांकि जच्चा बच्चा की हालत सामान्य बताई जा रही है। जहाँ दर्द हो दर्द खर्रे आ रहे जाए सीएम बोले मन की जैसे तैसे बहनों फोन जाए नहीं पहुंच पाई, गेट पे मोड़ी हो गई। अच्छा तो हॉस्पिटल में स्टेचर वगैरह नर्स वगैरह कोई आया था? हाँ वहाँ भीतर तो आई हम ले गए। नहीं वहाँ पर जो डिलीवरी हुई थी उस समय कोई था क्या हॉस्पिटल का? तब नहीं है, कोई भी नहीं था। तो कितनी देर बाद इनको उपचार मिला? जानी थोड़ी देर आए जा ठंडी सी लगा सुई भी आ गई। 1 घंटे बाद में उपचार मिला जब नर्स वगैरह सब आई। इससे पहले कोई नहीं आया उनके, है ना। शिवपुरी से इंडिया टाउन न्यूज के लिए कुलदीप गुप्ता की रिपोर्ट। दुर्ग जिले के खुर्सीपार स्थित गौतम नगर में डायरिया का प्रकोप लगातार जारी है। बीते दिन 3 मरीज मिले। इस तरह अब तक 118 मरीज मिल चुके हैं, जिसमें से एक वृद्ध महिला की मौत हो चुकी है। पहले से 4 मरीज अस्पताल में दाखिल हैं। पानी का सैंपल जांच के लिए भेजा गया है। वहीं गौतम नगर में पानी की आपूर्ति बंद कर दी गई है। निगम प्रशासन द्वारा टैंकर के माध्यम से पानी सप्लाई किया जा रहा है। भिलाई के खुर्सीपार स्थित गौतम नगर में पिछले 6 दिनों से डायरिया का प्रकोप फैला हुआ है। अब तक 118 से ज्यादा मरीज सामने आ चुके हैं, जिसमें लगभग 6 मरीज अस्पताल में रहकर इलाज करवा रहे हैं, तो बाकी लोगों का घर पर ही इलाज जारी है। दरअसल जिले के स्वास्थ्य महकमे में डेंगू, मलेरिया, डायरिया तथा पीलिया के मामले को लेकर भिलाई का कैंप और खुर्सीपार के कुछ इलाकों को सबसे ज्यादा संवेदनशील क्षेत्र के तौर पर घोषित कर रखा है। डायरिया के मरीज मिलने के बाद अब नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग की टीम घर घर जाकर सर्वे कर रही है। मितानिनों द्वारा भी घरों में सर्वे के दौरान लोगों को उल्टी दस्त से पीड़ित लोगों की सूची बनाई जा रही है, तो वहीं आसपास के घरों में क्लोरीन टैबलेट भी बांटी जा रही है। लोगों को पानी उबाल कर पीने की हिदायत दी जा रही है, तो वहीं आसपास के घरों में साफ सफाई की व्यवस्था भी की जा रही है। मोबाइल मेडिकल यूनिट को भी इलाकों में तैनात किया गया है। आपको बता दें कि शासन की 3 योजनाओं और 450 करोड़ खर्च होने के बाद भी क्षेत्र में डायरिया का प्रकोप जारी है। क्षेत्र में लोग फिल्टर प्लांट से आने वाले पानी से कभी बदबू व बदरंग आने की शिकायत करते हैं। इस वजह से इसका उपयोग केवल निस्तारी के लिए करते हैं। वहीं बोरिंग के पानी को पीने के लिए उपयोग किया जा रहा है। निगम के फिल्टर प्लांट के पानी पर लोगों को भरोसा ही नहीं है। निगम ने गौतम नगर में बोरिंग से पानी की आपूर्ति को बंद किया है। वहीं दुर्ग कलेक्टर पुष्पेंद्र कुमार मीणा ने कहा कि गौतम नगर में पानी का सैंपल लिया गया है। सैंपल को बीआईटी कॉलेज और पीएचई विभाग को बोला गया है कि जल्दी पानी की समस्याओं को दूर किया जाएगा। इसमें डायरिया में अभी तक गौतम नगर में 115 केसेस निकले हैं। वहाँ पर नगर निगम की पानी की सप्लाई का पानी नहीं था, वहाँ बोर से पानी की सप्लाई की जा रही थी। पानी की हमने 3 एजेंसी से भी जांच कराई है। पानी जांच में पानी के जो सैंपल है वो सही आ रहा है। उसके बाद में भी हमने उसकी जांच के लिए हमने बीआईटी को भी बोला है और पीएचई को बोला है, क्योंकि पानी में दिक्कत थी तभी डायरिया हुआ। दुर्ग से इंडिया टाउन न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। अवैध शराब के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्यवाही। दरअसल जबलपुर की बरगी थाना पुलिस ने अवैध शराब का कारोबार कर शराब की तस्करी में लिप्त एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। वहीं आरोपी के कब्जे से पुलिस ने 30 पेटी शराब और 1,17,000 रुपए जब्त किए हैं। सीएसपी बरगी सुनील कुमार नेमा ने जानकारी देते हुए बताया कि देर रात मुखबिर से सूचना मिली थी कि बरगी सुकरी शराब दुकान से ब्राउन रंग की डस्टर कार में एक व्यक्ति अवैध शराब लेकर ले जा रहा है। जहां तत्काल मौके पर बरगी थाने का स्टाफ पहुंचा और शराब दुकान के पीछे की ओर से ब्राउन रंग की डस्टर कार खड़ी थी, जिसकी तलाशी लेने पर उसमें 30 पेटी शराब पुलिस को मिली है। वहीं कार चालक ने अपना नाम अनिल यादव उर्फ सोनम बताया है। वहीं अनिल यादव पर पहले से ही कई थानों में अवैध शराब की तस्करी
समेत अन्य मामले दर्ज है। वहीं पुलिस शराब के संबंध में आरोपी से पूछताछ कर रही है। आरोपी के विरुद्ध विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। गत रात्रि एक सूचना के आधार पर थाना बरगी में 30 पेटी देशी शराब ले जाते हुए एक डस्टर गाड़ी में ये पकड़ा गया है। अनिल उर्फ सोनम यादव ओमती का ये निगरानी बदमाश था, जिसकी हिस्ट्री शीट वर्तमान में गोरा बाजार स्थानांतरित की गई है और इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है। शराब के अवैध व्यापार में संलिप्त है। सूचना के आधार पर बरगी पुलिस ने इससे 30 पेटी देशी शराब जब्त कर इसे गिरफ्तार किया है और इस अपराध पंजीबद्ध करके इसके जो भी संबंध हैं और जो लिंक है इनको भी खंगाला जा रहा है और सबके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। जबलपुर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए दिनेश चौधरी की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी चल रही है। इस दौरान खरीदी केंद्रों में किसानों से धान बेचने के एवज में पैसे लिए जाने की शिकायत मिल रही है। बलरामपुर जिले के बगरा धान खरीदी केंद्र में किसान का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वसूली के पैसे का बंदरबाट किया जा रहा है। हालांकि इंडिया टाउन न्यूज इस वायरल वीडियो की किसी भी तरह की कोई पुष्टि नहीं करता है। बलरामपुर जिले के रामचंद्रपुर विकास खंड के बगरा धान खरीदी केंद्र का वीडियो सामने आया है, जिसमें धान खरीदी केंद्र का कर्मचारी किसानों से धान बेचने के एवज में रिश्वत ले रहे हैं। जिले के आला अधिकारी भले ही धान खरीदी केंद्रों की व्यवस्था चाक चौबंद और बेहतर होने की बात कहते हैं, लेकिन इस वीडियो के साथ सवाल खड़े हो रहे हैं। धान बेचने के लिए मंडी पहुंचने वाले किसानों से पैसे की डिमांड की जाती है। अगर पैसे नहीं देते हैं तो उनकी धान में खराबी बताकर परेशान किया जाता है। बलरामपुर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए कुलेश्वर कुशवाहा की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में सत्ता परिवर्तन होने के बाद किसान अपना धान बेचने सहकारी समितियों की ओर रुख कर रहे हैं। गौरतलब हो कि पूरे छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर 1 नवंबर से धान की खरीदी जारी है। किसानों से धान की खरीदी के लिए बालोद जिले में 122 सहकारी समितियां बनाई गई हैं। इन सहकारी समिति के अंतर्गत 143 धान उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें धान खरीदी की जा रही है। बीते दिनों चक्रवाती तूफान मिचोंग की वजह से सहकारी समितियों में धान खरीदी का काम रुका हुआ था। मौसम साफ होते ही खरीदी का कार्य शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि मोदी जी की गारंटी में जो वादा हम लोगों ने किया है 3100 रुपए प्रति क्विंटल और 1 एकड़ में 21 क्विंटल धान खरीदी का, उसी हिसाब से किसानों को भुगतान किया जाएगा। किसानों को वर्ष 2016-17 व वर्ष 2017-18 के खरीफ सीजन के लिए बकाया धान खरीदी बोनस का प्रत्येक किसान का उचित हिस्सा 300 रुपए प्रति क्विंटल राष्ट्रीय सुशासन दिवस यानी 25 दिसंबर को भुगतान किया जाएगा। बकाया जो 2 साल का बोनस है वो किसानों के खाते में जाएगा, किसानों को मिलेगा। साथ ही जो घोषणाएं हम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने किया था सरकार में बैठते ही हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी विष्णुदेव साय जी ने, और वो सभी एक लाइन में किया है। 12,000 रुपये चाहे अपना अटारी बंधन हो, चाहे किसानों का धान खरीदने का जो 21 क्विंटल का हो, चाहे 3100 रुपये का है, सारा काम भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। बालोद से इंडिया टाउन न्यूज के लिए खिलावन चंद्राकर की रिपोर्ट। ये थी अब तक की खबरें। अब मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप अपने पसंदीदा न्यूज चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें। साथ ही पल पल की खबरों और मनोरंजन के साथ ही देश प्रदेश की जानकारियों के लिए आप जुड़े रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। मिलिए सबसे बड़ी खबर से, छोटे शहर की बड़ी कहानियां। हमने वो देखा जो अनकहा है। अब खबर आपकी उंगलियों पर, खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।